भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। लेखिका डॉक्टर रीता प्रताप वैश्य, पूर्व आचार्य चित्रकला विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रंथ निर्माण योजना के अंतर्गत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित 37वां संस्करण 2022, प्रतियां 5500। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। प्रकाशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, लाट नंबर 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004। KCS पणेकर 1911 से 1977 ईस्वी। सन 1960 में चेन्नई के कलाकार पूरे उत्साह और शक्ति के साथ नई शैली में कार्य कर रहे थे। वे सभी कला की एक अमूर्त शैली की ओर मुड़ गए थे। कला की इस शैली का प्रसार मूर्तिकला तक में दिखाई देने लगा। ऐसे समय में KCS पणेकर ने जटिल रेखीय लय के अमूर्त चित्रण द्वारा अपनी चित्रण की नवीन शैली को व्यक्त किया, जिसने उनके कार्य में एक ओज भर दिया। उनकी कला समकालीन थी, किंतु उसमें भारतीयता की झलक स्पष्ट देखी जा सकती है। जन्म एवं शिक्षा। KCS पणेकर का जन्म 30 मई सन 1911 को केरल के कोयम्बटूर नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता चिकित्सक थे और इन्हें भी चिकित्सा के क्षेत्र से ही जोड़ना चाहते थे, किंतु पणेकर ने एक कलाकार का हृदय पाया था। चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज में अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने भारतीय टेलीग्राफी विभाग में नौकरी की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। 5 वर्ष पश्चात उन्होंने व्यापारिक बीमा कंपनी में नौकरी की, किंतु यह नौकरी भी उनके कलाकार हृदय को नहीं रोक पाई। सन 1936 में कला की विधिवत शिक्षा प्राप्त करने हेतु उन्होंने चेन्नई स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया। यहां उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें चित्रकला के 6 वर्षीय पाठ्यक्रम के सीधे तीसरे वर्ष में प्रवेश दे दिया गया। उस समय प्रसिद्ध सृजनशील चित्रकार एवं मूर्तिशिल्पी देवी प्रसाद राय चौधरी चेन्नई स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल थे। उनके निर्देशन में पणेकर ने दक्षता के साथ डिप्लोमा प्राप्त किया एवं वहीं अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। यहाँ वे पहले अध्यापक, फिर उपप्राचार्य एवं बाद में प्राचार्य के पद पर पहुंचे। पणेकर ने कला शिक्षा को नए आयाम देने के प्रयास किए। उनके कार्यकाल में चेन्नई स्कूल ऑफ आर्ट्स ने कला शिक्षण के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई और उसका नाम भारत के प्रमुख कला केंद्रों में गिना जाने लगा। कला यात्रा। पणेकर की कला पर मुख्य रूप से बंगाल स्कूल के विद्रोही कलाकार यामिनी राय, विनोद बिहारी मुखर्जी तथा यूरोपीय कलाकार पॉल क्ली की कला का प्रभाव पड़ा। उन्होंने सभी कलाकारों की कला की मूल प्रेरणा को ग्रहण कर उसे भारतीय ऐतिहासिक कला से जोड़कर अपनी मौलिक कला में समायोजित किया। सन 1940 से 1957 तक पणेकर ने आकृति प्रधान कलाकृतियों का सृजन किया। इस दौरान उन्होंने सामाजिक जीवन से संबंधित भाव प्रधान आकृतियों को अपने चित्रों में अभिव्यक्त किया। उनके इस सृजन में आधुनिक भाव बोध भी पूर्ण रूप से व्यक्त हुआ। उन्होंने अलंकारिता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लोक कला के विविध पहलू उनके चित्रों में प्रमुख रूप से सृजित हुए। उनके आकृति मूलक चित्रों की प्रमुख विशेषताएं हैं अंकन की सूक्ष्मता, गरिमा, गतिशीलता एवं भाव प्रवणता। उनके चित्रण की एक विशेष शैली थी जिनमें वे आकृतियों की बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे तथा उनकी तुलना में हाथ पांव बहुत छोटे बनाते थे। ये आकृतियां देखने में खिलौने जैसी प्रतीत होती हैं। पणेकर के रूपाकार एक मिथक के समान हैं, जैसे उनकी कथा सदियों पुरानी होकर भी आज के वातावरण में सजीव हो उठी हो। चूंकि लोक जीवन को उन्होंने बहुत नजदीक से अनुभव किया था, अतः उनके चित्रों में भी इसकी झलक दिखाई देती है। उनके माँ बेटा सीरीज के चित्रों में यह लोक चेतना स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है।
वे तैल रंग तथा जल रंग दोनों ही माध्यमों में कार्य करते थे। चित्र 106 KCS पणिकर बर्ड्स एंड सिंबल सीरीज। सन 1960 में पणिकर की कला में एक खास परिवर्तन आया। इस समय की उनकी कला तांत्रिक कला से मिलती जुलती है। उन्होंने रेखात्मक ज्यामितीय प्रतीकों, रंगों के ज्यामितीय क्षेत्रों तथा अपठित लिपि के समान रेखीय चिन्हों के समायोजन से कुछ ऐसे चित्रों का सृजन किया जो किसी रहस्यात्मक तंत्र साधना की पुस्तक के गूढ़ अर्थ वाले पृष्ठों के समान प्रतीत होते हैं। इनमें धरातल में हल्के रंगों का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं हल्के रंगों से कुछ क्षेत्र बना दिए जाते हैं अथवा रेखाओं और रंगों से छोटे छोटे ज्यामितीय आकार बनाकर शेष स्थान में बारीक रेखाओं के द्वारा अस्पष्ट लिपि के समान चिन्ह बनाए गए हैं। चित्र के निचले भाग में गहरे रंग की क्षैतिज पट्टी होती है जिसमें श्वेत या श्वेत मिश्रित किसी अन्य रंग के कुछ चिन्ह चित्र के ऊपरी भाग के समान ही अंकित रहते हैं। आदम और हव्वा, ईसा, बसंत तथा चित्र 106 22 एंड सिंपल सीरीज आदि पणिकर की प्रसिद्ध कृतियां हैं। धन्य है शांति दूत नामक चित्र में अजंता और सितन वासल के समान विशाल संयोजन किया गया है। पणिकर ने अपने चित्रों में जीवन और समाज के अनुभवों को प्रस्तुत किया है जिसमें व्यंग्य का भी समावेश है। विकृतियों में कहीं कहीं फॉव कला आंदोलन का भी प्रभाव दिखाई देता है। पणिकर के बसंत नामक चित्र में आकृति की गोलाइयों को अत्यंत कोमल रूप में चित्रित किया गया है। चित्रण में यद्यपि किंचित विचित्रता है तथापि यह अत्यंत प्रभावशाली है। चित्रतल के विस्तार का कुशलता से प्रयोग किया गया है। तूलिका से अंकित रेखाओं के माध्यम से शरीर के कोमल स्थानों का सुंदर संकेत दिया गया है। मुख्याकृतियों को बड़े आकार में तथा तिरछी भंगिमा में अंकित करना पणिकर की एक खास पहचान है। इनमें ग्रीवा कहीं कहीं बहुत मुड़ी हुई है। नेत्र बड़े बड़े तथा मत्स्याकार हैं एवं पुतलियां कटाक्ष की ओर चित्रित की गई हैं। यहाँ तक कि पशु आकृतियों में भी नेत्रों का चित्रण इसी प्रकार किया गया है जिस पर राजपूत कला की परंपरागत प्रवृत्ति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ईसा की आकृति में भी यही विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। उनके अनेक चित्रों में मुखाकृति की तुलना में शरीर बहुत छोटे अंकित हैं जो बाल कला की प्रवृत्ति है। पणिकर की अनेक मानवाकृतियों में धड़ एक दंड की भांति है। दो आकृतियां बसंत, काली लड़की, पतिता तथा ईव आदि चित्रों में इसी तकनीक का प्रयोग किया गया है। उनके शांतिकर्ताओं के चित्र में पाश्चात्य एकेडेमिक शरीर शास्त्रीय नियमों का पर्याप्त प्रभाव देखा जा सकता है। लुम्बिनी फल बेचने वाले इनके अन्य चित्र हैं। प्रदर्शनियां इनके चित्रों का प्रथम प्रदर्शन सन 1926 में फाइन आर्ट सोसाइटी चेन्नई की अखिल भारतीय प्रदर्शनी के साथ हुआ। सन 1928 से सन 1930 के मध्य इन्होंने चेन्नई आर्ट सोसाइटी की अखिल भारतीय प्रदर्शनी में भाग लिया। इसके पश्चात देश विदेश में इनके चित्रों की अनेक प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। सम्मान एवं पुरस्कार सन 1938 में इन्हें फाइन आर्ट्स सोसाइटी पश्चिमी बंगाल का पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1960 से 70 के मध्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त 16 कलाकारों में से पणिकर भी एक थे। 70 के दशक में पणिकर को केंद्रीय ललित कला अकादमी की रत्न सदस्यता से सम्मानित किया गया एवं इनके विषय में कहा गया कि मौलिक कला सर्जक के रूप में उनकी उपलब्धियां वस्तुतः उल्लेखनीय हैं। कला के प्रति उनके गहरे अनुराग और आधुनिक कला आंदोलन में उनकी महती भूमिका के लिए अकादमी उन्हें रत्न सहायता फेलोशिप देकर गौरवान्वित महसूस करती है। संग्रह पणिकर के चित्र व्यक्तिगत संग्रहों के अतिरिक्त राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय कला संग्रहालय चेन्नई एवं मैसूर के कला संग्रहालय में एवं विदेशों में भी संग्रहित हैं।
विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने के कारण पणिकर ने सन 1967 में चेन्नई के कला और शिल्प के राजकीय विद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश ले लिया। उन्होंने हस्त शिल्प कला कौशल की उन्नति एवं विस्तार के लिए भी बहुत प्रयत्न किए, साथ ही वस्त्राभूषणों में भी कलात्मकता का समावेश किया। उन्होंने हस्तशिल्प संघ की स्थापना की। धीरे धीरे इस संघ द्वारा किए गए कार्यों का विस्तार हुआ तथा इसके द्वारा बनाई गई हस्तशिल्प कलाकृतियों का विदेशों में निर्यात होने लगा। परिणामस्वरूप इटली को निर्यात बाटिकों से प्राप्त धनराशि से कुछ असंतुष्ट कलाकारों ने साथ मिलकर चेन्नई के पास ही एक भूमि खरीदकर एक ग्राम की स्थापना की। कलाकारों के इस ग्राम का नाम चोलमंडल रखा गया। चित्रकार, मूर्तिकार एवं हस्तशिल्पी वहां रहने के लिए गए। वहां उन्होंने अनुकूल एवं बंधनमुक्त वातावरण में अपनी कला साधना की। इन कलाकृतियों की बिक्री कर वे अपनी आजीविका प्राप्त करते थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात पणिकर भी इस कलाकारों के ग्राम में रहकर कलात्मक सृजन करने लगे। उन्होंने अपनी लगभग 50 कलाकृतियां केरल की जनता के नाम कर दी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में पणिकर बीमार रहने लगे थे। उनका देहावसान 15 जनवरी 1977 को हुआ। उनके अनगिनत शिष्य एवं बहुमूल्य कलाकृतियां हैं जो आने वाले समय में संपूर्ण कला जगत का मार्ग प्रशस्त करती रहेंगी। जे स्वामीनाथन 1928 से 1994 ईस्वी। चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन आधुनिक भारतीय कला जगत में अपनी संपूर्ण रंग चेतना के साथ निरंतर प्रयोगवादी चित्र सृजन करते रहे। वे एक सजग संस्कृतिकर्मी भी थे। उनकी कला पूर्णतः मौलिक थी। अपनी कृतियों के प्रदर्शन द्वारा वे लगातार कई वर्षों तक कला जगत में चर्चित रहे। जन्म एवं शिक्षा। स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 को शिमला के एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ। उनके पिता एन.वी. जगदीश अय्यर एक परिश्रमी कृषक थे एवं उनकी मां जमींदार घराने की थी। उनका प्रारंभिक जीवन शिमला में व्यतीत हुआ किंतु अधिकांश समय दिल्ली में। बचपन में स्वामी बहुत चतुर और जिद्दी स्वभाव के थे। चित्रकला में रुचि होने के बाद भी उन्होंने कला विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया। हाई स्कूल पास करने के बाद वे दिल्ली विश्वविद्यालय की प्री मेडिकल कक्षा में भर्ती हुए किंतु वहां उनका मन नहीं लगा। सन 1943 की प्री मेडिकल परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण स्वामीनाथन घर छोड़कर कोलकाता भाग गए। यहाँ वे आजीविका के लिए ब्लेक में सिनेमा टिकट व फुटपाथ पर सिले हुए अंडरवियर बेचने लगे। इसी समय यहाँ वे क्रांतिकारी समाजवादी दल के सदस्य बन गए। राजनीतिक जीवन। स्वामीनाथन ने समाजवादी साहित्य तथा विचारधारा का गंभीर अनुशीलन किया। लगभग 1.5 वर्ष के पश्चात वे पुनः दिल्ली लौट आए और कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य बने और बाद में विद्वान प्रवक्ता बन गए। उन्होंने मजदूर आवाज नामक पत्र का संपादन किया। पार्टी में मतभेद बढ़ने पर वर्ष 1947 में स्वामी जयप्रकाश नारायण के समर्थक न बनकर अरुणा आसफली आदि के अनुयायी बने। इस कारण इन पर साम्यवादी होने का आरोप लगाया गया। अतः स्वामीनाथन ने समाजवादी दल छोड़ दिया और साम्यवादी दल के सदस्य बन गए और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। सन 1953 में राजनीतिक परिवर्तनों तथा पार्टी की विचारधारा में विभिन्नताओं के कारण सन 1954 में स्वामीनाथन उससे भी पूर्णतः पृथक हो गए। लगभग इसी समय उन्होंने विवाह किया। कुछ समय बाद वे अपने माता पिता के पास करोल बाग में रहने लगे और आजीविका के लिए दैनिक हिंदुस्तान तथा सरिता में बच्चों की कहानियां लिखने लगे। सन 1956 से 57 तक उनका संपर्क पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस से हो गया और उन्होंने साम्यवादी लेखन में पर्याप्त योगदान दिया। कला यात्रा, पत्रकारिता तथा राजनीति से संबंधित गतिविधियों के दौरान सब मिलने पर स्वामीनाथन चित्रांकन करते रहते थे। वे दिल्ली के कला जगत की गतिविधियों के भी निरंतर संपर्क में रहते थे।
उन्हें सन 1958 में 3 वर्ष की अवधि के लिए ग्राफिक कलाओं के अध्ययन हेतु वारसा, पोलैंड की एक छात्रवृत्ति मिली, किंतु वे 6 महीने बाद ही वहां से लौट आए और शैलोज मुखर्जी से कला सीखने लगे। धीरे धीरे कला जगत में वे विख्यात होने लगे। चित्र बनाने के साथ ही साथ कला पर अच्छी बहस भी कर लेते थे। वे अपनी कला को राजनीतिक रंग देने में भी अत्यंत कुशल थे। अपनी कला के लिए स्वामीनाथन ने एक मंच तैयार किया और सन 1963 में उन्होंने समान विचारधारा वाले कुछ साथियों के सहयोग से ग्रुप 1890 फीट की स्थापना की। इस ग्रुप की प्रदर्शनी का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस दल के अन्य सदस्यों में जयराम पटेल, राजेश मेहरा, गुलाम शेख, राघव कनेरिया, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, अंबादास, रेडप्पा नायडू, बालकृष्ण पटेल, एस.जी. विक्रम तथा एरिक बोवेन थे। किंतु उन सदस्यों के आदर्श एवं सिद्धांत एक समान नहीं थे। यह उनका एक प्रकार से कलाकारों को अन्य दलों के प्रहार से बचाने का तथा दूसरों को रोकने का तरीका था। स्वामी ने सन 1966 में दल के प्रचार के लिए क्रांट्रा पत्रिका का प्रकाशन भी किया। अपनी कला में वे भारतीय विचारधारा की वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ साथ आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय तथा स्वतंत्र शैली के विकास का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने अपने चित्रों का प्रदर्शन भारत तथा विदेशों में किया। सन 1970 में स्वामी ने ललित कला अकादमी के गठन और कार्यों का विरोध करना प्रारंभ किया। इसी समय वे आर्टिस्ट्स प्रोटेस्ट मूवमेंट के सचिव बने। धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलने लगी और उनका भारतीय कला की गतिविधियों में महत्वपूर्ण सहयोग माना जाने लगा। उन्हें भोपाल में रूपंकर भारत भवन का प्रथम निर्देशक नियुक्त किया गया, जिसका उद्घाटन 13 फरवरी सन 1982 को हुआ था। स्वामीनाथन की कला का प्रथम चरण सन 1959 के लगभग आरंभ हुआ, जब वे प्रागैतिहासिक कला की बिंब योजना तथा आदिम सभ्यता के टोटम चिन्हों का प्रयोग करते थे। इस समय वे कला के जादुई प्रभावों का ही विचार करते थे। दूसरे चरण में उनका ध्यान भारत की लोक तथा आदिवासी संस्कृतियों की ओर गया, जिनके प्रतीकों तथा प्रतिमाओं को उन्होंने जादुई भावना से देखा। सन 1960 के पश्चात वे भारतीय मिथकों का अधिकाधिक प्रयोग करने लगे। उनमें स्वस्तिक, कमल, लिंग, सर्प तथा हाथ की छाप प्रमुख थे, जिनमें बड़े आकारों तथा गहरे तीखे रंगों का गाढ़ा प्रयोग किया गया। स्वयं उन्हीं के शब्दों में उनके आरंभिक चित्रों में पैलेट नाइफ का बहुत इस्तेमाल हुआ है। ये प्रतीक ग्राम्य संस्कृतियों से निकलकर शहरी वातावरण में पहले ही अपना बहुत कुछ महत्व खो चुके थे। स्वामीनाथन ने इन्हें अपने अनुकूल चित्रित कर और भी अधिक दुर्बल बना दिया। इनके माध्यम से ने किसी निश्चित शैली का विकास नहीं किया। इसके पश्चात स्वामीनाथन काल्पनिक ज्यामितीय चित्रण करने लगे। इन चित्रों को उन्होंने अंतरिक्ष की ज्यामितीय कहा। इन आकृतियों के पीछे निश्चित रूप से तांत्रिक प्रभाव है। रंग योजनाएं हल्की और पारदर्शी हैं तथा चित्र केवल रंगों के संयोजन की दृष्टि से ही बनाए गए हैं। रंगों में न कहीं वैपरीत्य है, न उभार है, न गहराई। धीरे धीरे स्वामीनाथन भवनों आदि को ज्यामितीय रूपों में ढालने लगे और उनके आकार भी छोटे होने लगे। इस प्रकार एक नई बिंब योजना का उदय हुआ। अपनी कला यात्रा के अंतिम चरण में स्वामीनाथन ने प्रकृति से प्रतीकों का चयन करके आड़े, तिरछे, कोमल, पारदर्शी तथा विशाल आकार के पर्वतों का चित्रण किया, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर आकाश में बड़े सहज भाव से विचरण करते दिखाया गया है। कभी कभी इन पर कोई पक्षी बैठा अंकित किया गया है। पर्वत के नीचे या पहाड़ी के शिखर पर एक पुष्पित झाड़ी अथवा अपने प्रथम बसंत को प्रदर्शित करते किसी पौधे यथा तुलसी, चेरी या गुलमोहर का अंकन रहता है। चित्र 108 जर्नी आय प्रमुख है। इनकी कृतियों में कभी कभी आकाश में उपजा कोई वृक्ष भी चित्रित रहता है। आकाश अत्यधिक प्रकाश युक्त होता है।
कभी कभी इसमें पीले वृत्त अथवा चंद्राकार चिन्हों द्वारा आच्छादित पहाड़ियां भी बनी होती हैं। आकाश में पक्षी जैसी कोई वस्तु भी बनी होती है, जो उड़ती हुई सी भी प्रतीत होती है और स्थिर सी भी। स्वामीनाथन के ये चित्र हमें संपूर्ण अतीन्द्रिय लोक में ले जाते हैं। इनके माध्यम से वे ब्रह्मांड के अभी तक अनुभूत पक्षों का अनुभव करना चाहते हैं। इनके चित्रों में अंकित वस्तुएं केवल रंगों के चमकदार धब्बों के समान प्रतीत होती हैं। अतः उनके चित्रों को देखते देखते हमारे सामने से वस्तुओं का बिंब छिप जाता है, रूप अदृश्य हो जाता है और केवल रंग के धब्बे शेष रह जाते, प्रतिबिंब रह जाता है। स्वामीनाथन चित्र फलक पर कुछ रूपाकार उभारते थे, किंतु दर्शकों को उनके रूपाकारों की यह पुनरावृत्ति कभी अखरी नहीं। पक्षी, वृक्ष, पर्वत श्रृंखला, पत्थर, वनस्पति, तंत्र रूप, मोर तथा अन्य कई रूपांतर उन्होंने अपनी विशेष शैली में फलक पर चित्रित किए। उनकी कला में जल रंगों की तकनीक का प्रभाव है। वे चित्र फलक का संयोजन भी विशेष ढंग से करते हैं। उनके चित्रों में प्रस्तुत बिंब तथा प्रतीक दर्शकों के मन को झंकृत कर देते हैं। उनके चित्रों में रिक्त स्थान का भी अपना अलग महत्व है। उनके आकार वास्तविक न होकर भी हमें जीवन की वास्तविकताओं के करीब ले जाते हैं। स्वामी के चित्रों में पृष्ठभूमि द्व्यायामी है। उन्होंने कहीं चटख तो कहीं हल्के रंगों का प्रयोग किया है। स्वामीनाथन की कृतियों में संवेग अपनी तीव्रता के साथ अभिव्यक्त हुए हैं। उनकी रचनाएं दर्शकों को अपनी ओर चुंबकीय ढंग से आकृष्ट करती है। उनकी कृतियों में एक निश्चित सीमा में अलंकरण की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। स्वामीनाथन की कला रूपात्मक रही है। कई बार वे एक दूसरे से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं, किंतु हर बार उनमें कोई रहस्य अथवा विस्मय स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। नदी, पेड़, पौधे, आकाश इत्यादि के माध्यम से उन्होंने प्रकृति के मर्म को भी प्रदर्शित किया है। उनके चित्रों की पृष्ठभूमि में कुछ सपाट रंगों के क्षेत्र तथा रंगों की कुछ चौड़ी पट्टियां भी दिखाई देती हैं, जो रूपाकारों को विभाजित करती हैं। रूपाकारों के बिना इन रंगों के क्षेत्रों का अस्तित्व हमारे सम्मुख कदाचित मुखर नहीं होता। जे स्वामीनाथन ने अपनी कृतियों में भारतीय जनजीवन और यहाँ की माटी की गंध से सुवासित रंगों का प्रयोग किया है। लाल, कत्थई, हल्दिया, पीला, अरुण, पीताभ, हल्का हरा, बैंगनी और भूरा इनके चित्रों के प्रमुख रंग रहे हैं। स्वामी में स्वतः ही एक रंग दक्षता थी, जिससे आकर्षित होकर दर्शक उनकी कृतियों से बंध सा जाता था। उनकी कलाकृतियां उनकी पहचान थी। कोई भी कला प्रेमी उनके चित्रों को देखकर यह बता सकता था कि यह निर्माण स्वामी का है। उनकी कृतियों में किंचित कैलीग्राफिक प्रभाव भी था। जब कोई व्यक्ति स्वामी के कार्य को किसी विशेष से जोड़ते हुए उल्लेख करता था, तब वह निश्चित रूप से उनकी भाव भंगिमा का भी उल्लेख करता था, जो कभी धीमी होती थी तो कभी तीव्र और खिन्न। लोकतंत्र में कला के विषय में स्वामीनाथन ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है बहुमत के साथ अल्पमत की रक्षा। अल्पमत की विशिष्टता को बिना शर्त स्वीकार करके लोकतंत्र में रचनात्मक संभावनाओं का विकास किया जा सकता है। लोकतांत्रिक समाज में यदि वह वास्तविक अर्थ में लोकतंत्र है, तो सृजन कर्मियों को राजनीतिक अथवा धार्मिक दबावों से काम नहीं करना पड़ता और कला की संभावनाएं असीमित हो जाती हैं। पश्चिमी शैली का अंधानुकरण करने वाले भारतीय कलाकारों के विषय में स्वामीनाथन ने कहा था कि मुझे ऐसे चित्रकारों की स्थिति अत्यंत दयनीय लगती है, जो स्वयं को पश्चिमी कलाधाराओं तथा आंदोलनों के पिछलगू बनकर खपा रहे हैं। हमें किसी कलाधारा अथवा आंदोलन का पिछलगू नहीं, प्रणेता बनना चाहिए। सच्चा कलाकार वह है जो नए आंदोलन, नई कलाधारा को जन्म देता है।
एक बात इस संबंध में मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि हमारे कलाकारों को पश्चिम के मुहावरे पर काम करके स्वीकारे जाने की आकांक्षा पूरी तरह से छोड़ देनी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो न हम मौलिक सृजन कर पाएंगे और न अपने काम से पश्चिम की चुनौती बन सकेंगे। पश्चिम का दृष्टिकोण कभी भी भारतीयों का दृष्टिकोण नहीं हो सकता, क्योंकि हम भौतिकवादी नहीं हैं। हमारा चिंतन सदैव दर्शन पर आधारित रहा है। हम जीवन और जगत का अध्ययन हमेशा आध्यात्मिक स्तर पर करते रहे हैं। प्रदर्शनियां जे स्वामीनाथन ने नई दिल्ली, मुंबई, भोपाल आदि अनेक बड़े नगरों में अपने चित्रों की लगभग 20 एकल प्रदर्शनियां की। देश की विभिन्न प्रमुख पत्रिकाओं में भी उनके चित्र प्रकाशित हुए। भारत तथा विदेशों में आयोजित अनेक कला प्रदर्शनियों में स्वामीनाथन ने निर्णायक सदस्य के रूप में भी भूमिका निभाई थी। अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील आदि देशों की यात्रा करते समय उन्होंने वहां की कला का अध्ययन किया। सम्मान एवं पुरस्कार सन 1968 में भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय त्रिनाले में उनको सम्मानित किया गया। उन्हें नेहरू फेलोशिप प्रदान की गई, जिसमें देश में भ्रमण तथा शोध कार्य करने का प्रावधान था। सन 1969 में वे साओ पाउलो, ब्राजील की द्विवार्षिक प्रदर्शनी में अंतर्राष्ट्रीय जूरी के सदस्य बनाए गए। वे लिंक पत्रिका के संस्थापकों में से एक थे। उनकी ख्याति को देखकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें भारत भवन का न्यासी नियुक्त किया गया। वहां की कला दीर्घा की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके चित्र वर्तमान में देश विदेश के अनेक सामाजिक व निजी संग्रहों में संग्रहीत हैं। प्रयोगधर्मी चित्रकार जे स्वामीनाथन का निधन 24 अप्रैल 1994 को मात्र 65 वर्ष की आयु में हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ। भारतीय कला जगत के लिए यह एक अपूरणीय क्षति थी। जे स्वामीनाथन को उनके निरंतर गतिशील कलाकर्म तथा भारतीय कला को नवीन आयाम एवं नई पहचान देने के लिए कला प्रेमियों द्वारा सदैव स्मरण किया जाता रहेगा।